बच्चों अगला सवाल इतना अभाज्य गुणनखंड द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। देखते हैं, पहला सवाल हमारा है 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ भी इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 या 12। इसी प्रकार जब 15 का देखेंगे, 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 गुणे 7। अब हम देखेंगे एचसीएफ हमारा कितना हो रहा है। एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन हैं। एचसीएफ इसमें देखते हैं कॉमन संख्या 3 3 3। 3 एक ऐसी संख्या है जो हमें तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। अर्थात यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 2 यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम 2 बार आया है, 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 एक बार आया है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, अर्थात मैक्सिमम इसका पुनरावृत्ति केवल एक बार हुआ है, इसलिए एक बार लिखेंगे। 5 केवल एक बार है, इसको एक बार लिख देंगे, और 7 भी एक बार है। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंजे 60, और 60 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 420। अर्थात एचसीएफ 3 हुआ, एलसीएम 420 हुआ। यही हमें याद करना था, एलसीएम और एचसीएफ याद करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 17, 23 और 29। 17 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 1 गुणे 17 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 23 का ये फैक्टर करने पर 1 गुणे 23 आएगा, क्योंकि ये भी अभाज्य है। और 29 का जब फैक्टर करेंगे ये भी 1 गुणे 29 आएगा, क्योंकि 29 भी अभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ में एक ऐसी संख्या है जो हमें सब में मिल रही है, अर्थात एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम में 17, 23 और 29। 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 11 339। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर एचसीएफ एलसीएम, यहाँ पर एचसीएफ 1 है, एलसीएम इतना है, इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इन तीनों का हमें एचसीएफ के एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे 8 का जब फैक्टर करेंगे 2 से काटने पर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2, अर्थात 2 3 बार प्राप्त हुआ। 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 होता है। इसी प्रकार 25 के फैक्टर में 5 गुणे 5। अब यहाँ एचसीएफ देखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। ऐसे कंडीशन में जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में हम आशा 1 ले लेते हैं, हमारा एचसीएफ 1 हो जाता है। एलसीएम में देखते हैं 2 मैक्सिमम 3 बार आया है, तो 2 को 3 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में। 3 मैक्सिमम 2 बार है, 3 को 2 बार लिख दिए। फिर 5 जो है ये मैक्सिमम 2 बार है, इसको 2 बार लिख दिया गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 आया। और यहाँ पर 3 3 9, 9 को 200 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 1800, अर्थात एलसीएम हमारा 1800 आएगा। और एचसीएफ केवल 1 आएगा,
क्योंकि यहाँ पर मासा कुछ नहीं मिल रहा था, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए एचसीएफ को 1 माना गया है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है एचसीएफ। एचसीएफ किसका? दो संख्याएं हैं 306 और 657। इन दो संख्याओं का एचसीएफ हमें 9 दिया है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है कि एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ये हमारा फार्मूला है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ दिया है 306 और दिया है 657। बटे में एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है इसका? 9 दिया है, बटे में 9 हो गया। 9 से इसको काटेंगे, 9 एक 9, 9 7 63, यहाँ 2 बचा, 27 हो गया, 9 3 27, ये कट गया। अब एलसीएम हमारा कितना आएगा? 306 और 73 का मल्टीप्लाई, 306 73 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक 18, क्या कहाँ से लाएंगे 1, 3 0 0 1, 3 3 9, 7 से 5 छक 42 के 2 वहाँ से लाएंगे 4, फिर 7 0 0 4, 7 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 यहाँ से लाएंगे 1 1 1 2 2, 22 338, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अर्थात कभी भी अगर एचसीएफ के बाद में ब्रैकेट में दो संख्याएं दी हैं, अर्थात उन संख्याओं का एचसीएफ में 9 दिया है। एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो एलसीएम का फार्मूला जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होगा। अगले क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करना है कि यदि कोई संख्या 6 है, इसकी घात n है। n क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो सकती है। क्या यह संख्या का इकाई अंक जो होगा वो शून्य होगा या नहीं होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि शून्य होने का नियम क्या है। कोई भी संख्या है, अगर इकाई अंक शून्य है अर्थात उसमें 10 से गुणा है, संख्या कोई भी हो x y z abc कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 10 से गुणा है तब तो उसका इकाई अंक शून्य होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 5 है, 5 में 10 से गुणा कर दिया जाए तो 50 हो जाएगा, 7 में 10 से गुणा कर दिया जाए तो 70 हो जाएगा, इकाई अंक शून्य हो गया। तब हुआ, उसके लिए नियम है कि इसको 10 से गुणा किया जाए, अर्थात इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 10 का होना अनिवार्य है। 10 मतलब 10 का मतलब हुआ 2 गुणे 5, मतलब कोई भी संख्या अगर इकाई अंक उसका शून्य आ रहा है तो उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है। वो संख्या फैक्टर जब करेंगे तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होनी चाहिए। इसका फैक्टर करके देखते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर 2 की पावर n तो आ रही है, लेकिन 3 की पावर n आ रही है, 5 का पावर नहीं आ रहा है। क्योंकि 5 का पावर होना अनिवार्य है। अगर हमें 10 लाना है, 10 लाने के लिए हमें 2 की भी पावर लाना अनिवार्य है, 5 की भी पावर लाना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या है तो उप संख्या इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर है क्या? केवल 2 है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 6 के गुणनखंड
5 का अभाव है, 5 का अभाव है। 5 का अभाव होने का मतलब कि 5 नहीं है, अर्थात संख्या 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अब चूंकि 6 की पावर m का जो हमने फैक्टर किया है वो फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं हैं लेकिन क्यों हैं हमें ये बताना है। अब देख लेते हैं भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य और अभाज्य, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 2 का केवल 2 गुणनखंड है, ये केवल 2 से कट सकता है, 2 संख्याओं से, या तो केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, स्वयं से विभाजित होंगी या तो 1 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार से 3 को देखा जाए, 3 का भी अभाज्य फैक्टर अगर करेंगे तो ये 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 भी केवल 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। अर्थात इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही होता है। उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक मतलब कम से कम 3 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो होंगी उनके गुणनखंड कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, अगर 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह संख्याएं भाज्य होंगी। जैसे अगर हम ले लें 4 को, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी कट जाता है। अर्थात इसके कम से कम 3 फैक्टर मिल गए। 3 फैक्टर कम से कम मिलने का मतलब ये संख्या भाज्य होगी। यही चीज हमें यहाँ देखना है। अगर इसके हमें 3 फैक्टर मिल जाते हैं तो ये संख्या भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। पहला देखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद में 13 है और दूसरे पद में भी 13 है, अर्थात 13 हम कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ 13 जब कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचेगा धन, इसमें 13 कॉमन लेने के बाद में 1 बचेगा, बराबर 13 गुणे, तो यहाँ पर देखते हैं इसको गुणा करते हैं, 11 से 77, 77 एकम 77 और 1 78, ये हुआ 13 आया और 78 आया। हम जानते हैं कि 1 सभी का गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या को 1 से हम गुणा कर सकते हैं, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए ऑलरेडी। अब 3 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड होने का मतलब ये संख्या भाज्य है। जो कि भाज्य संख्या है। अगला देखते हैं
इसमें देखते हैं पहले पद में भी 5 है और दूसरे पद में भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद में 7 गुणे 6 गुणे, जब 5 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, यहाँ पर जब कॉमन लिए तो हो जाएगा हमारा 1 बराबर 5 गुणे, अब इसको गुणा कर लेते हैं। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24, यहाँ 6 से 42, 42 और 24 का गुणा कर लेते हैं। 42 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 24 दूना 48, 8 दूना 4, फिर 24 चौका 96 4 100, 1008, 1008, फिर लिखा है +1 भी है, हो जाएगा 5 गुणे 1008 और 1009। अब इसमें गुणनखंड 1 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है। अब इसके भी गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए? 3। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 5 है, 1009 है और 1 है, 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए, अर्थात ये संख्या भी भाज्य है, जो कि भाज्य है। अब सवाल हमारा पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो क्यों हैं? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ये भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या का नियम होता है कि उसके कम से कम 3 गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि दी गई संख्याओं के 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 3 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिद्ध हो गया कि ये दी गई संख्याएं भाज्य हैं, तो क्यों हैं? अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। बता रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, इस पर सोनिया और रवि दोनों एक निश्चित बिंदु पर खड़े हैं। अब यहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। अगर यहीं से सोनिया चलना प्रारंभ करे तो इसको पूरे पथ का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाता है, जबकि जब रवि यहीं से शुरू करता है ठीक उसी डायरेक्शन में तो इसको केवल 12 मिनट लगता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि सोनिया और रवि के द्वारा अगर एक ही साथ में चला गया हो, एक ही डायरेक्शन में चला गया हो, तो दोनों एक साथ पुनः इसी बिंदु पर आकर कब मिलेंगे? तो इसके लिए हमें इसका लासा ज्ञात करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। दोनों पुनः उसी स्थान पर अठारह और 12 के लासा के समयांतराल पर मिलेंगे। अठारह और 12, 18 का फैक्टर करते हैं 2 से, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 कम 3,
अर्थात आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18। इसका फैक्टर हो गया 12 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा 12। इसका फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर लास्ट में 3 से कट जाएगा। अर्थात इसका फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम बराबर या लासा बराबर, लासा क्या हो जाएगा? लासा में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं प्रयुक्त हुई हैं उन सभी संख्याओं का महत्तम घात क्या रहेगा उसे नोट करते हैं। तो 2 यहाँ पर केवल एक बार आया है, लेकिन नीचे 2 बार आया है 2, इसलिए हम 2 की महत्तम घात 2 लिखेंगे। 3 केवल एक बार यहाँ आया है, ऊपर में 3 2 बार आया है, अर्थात 3 को 2 बार लिखा जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूना 36, अर्थात 36 मिनट के अंतराल पर सोनिया और रवि एक दूसरे को उसी स्थान पर मिलेंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा कि सोनिया और रवि एक दूसरे को 36 मिनट के अंतराल पर उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्हें एक दूसरे से यात्रा करना प्रारंभ किए थे।